ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर एडो। माय नेम इज देवांशु मिश्रा एंड मैं स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे सेशन में, जहां से हम पॉलिटिकल लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा और आपको याद भी होगा कि हमने इससे पहले पॉलिटी के सारे एमसीक्यूज हमने किया है। अलग अलग चैप्टर्स का हमने अलग अलग एमसीक्यू सेशंस हमने होल्ड किया था। कुछ लाइव तो कुछ ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड हमने सेशंस दिए थे, जो है ना आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी के जो ग्रुप डी एग्जामिनेशंस हैं उन पे हमने टारगेट किया था। साथ ही साथ एसएससी या वो सारे एग्जामिनेशंस जो उन्हीं सेम लाइंस पे चलते हैं, जहां पर हमें सीबीटी देखने को मिलता है और साथ ही साथ जहां पर हमें जीएस का रिलेवेंस मिलता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए उन सेशंस का रिलेवेंस था। हमने पॉलिटी के कुल मिलाकर 10 लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए थे जो एमसीक्यू बेसिस पे थे, ठीक है। और उन चीज़ों का हमने कंप्लीट भी किया था और कई बार उन लेक्चर्स के थ्रू उन एमसीक्यू सेशंस के दौरान मैंने कई बार कहा भी था कि अगर किसी भी वॉचर को, किसी भी व्यूअर को या फिर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी जगह में डाउट हो कि ये जो टॉपिक है इसके बारे में वो एक डिटेल्ड वीडियो जो है कंप्रीहेंसिवली सारे इंफॉर्मेशन को और कंसेप्ट को कवर करता हुआ एक डिटेल्ड वीडियो वो डिजर्व करते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो हमें बता सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हमें कई सारे जो है ना क्वेरीज आए थे, जिसको एड्रेस करते हुए आज मैं आपके सामने ये इस सेशन दौरान ये मैं कहने वाला हूं कि आपको किया गया प्रॉमिस जो है उसे पूरा करने के लिए हम आपके सामने आ चुके हैं। और इस दौरान जो है वी आर गोइंग टू अनाउंस दैट कि ये जितने भी हमें क्वेरीज आए थे कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हमें एक लेक्चर चाहिए, डिटेल्ड लेक्चर चाहिए, डेडिकेटेड लेक्चर चाहिए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, उसको एड्रेस करता हुआ हर एक अगर टॉपिक पे अगर हम लेक्चर लाने लगे तो एक तरीके से पूरा ही जो पॉलिटी है उसके ऊपर हमें एक लेक्चर लाना पड़ेगा। एंड वही करने के लिए आज हम आपके सामने आ चुके हैं। सो हियर आई अनाउंस इन फ्रंट ऑफ यू कि यहां से हम जितने भी वो चैप्टर्स थे, जो 10 चैप्टर्स थे जिनको हमने कवर किया उन एमसीक्यू सेशंस के थ्रू, उन सभी चैप्टर्स का और सभी टॉपिक्स का, ठीक है, कॉन्साइज वीडियोस जो है आपके सामने, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके सामने लेक्चर सेशंस के रूप में जो है आने वाले हैं, लेक्चर्स के रूप में आने वाले हैं। और उनके थ्रू हम एक एक टॉपिक को काफी कंप्रीहेंसिवली और डिटेल्स के साथ कवर करने वाले हैं, जिससे जो क्वेरीज थे आपके, उन क्वेरीज के ऊपर भी आपको जो है, आपकी डिमांड के ऊपर भी जो है आपको लेक्चर मिल जाए उन टॉपिक्स के ऊपर। और साथ ही साथ अगर कोई दूसरा लेक्चर हो, ठीक है, जिसके बारे में, जिससे रिलेटेड किसी को कोई फीचर में क्वेरी रहे या फिर कभी रहा हो लेकिन उन्होंने हमारे सामने रखा नहीं, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, या फ्यूचर में कोई क्वेरी रहे कि इस टॉपिक के ऊपर भी वो एक लेक्चर चाहते हैं, तो वो भी पूरा हो जाए। तो हम शुरू से लास्ट तक जितने भी हमारे लेक्चर्स हमें देखने को मिले हैं एमसीक्यू सेशंस में, उन सभी लेक्चर्स जितने भी हमारे वीडियोस देखने को मिले हैं हमारे एमसीक्यू सेशंस में, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल्ड लेक्चर्स ला रहे हैं, जो कि आज इस वीडियो से ही हमारा शुरू होगा, इस सेशन से ही शुरू होगा। ये हमारा पहला लेक्चर का सेशन होने वाला है, जिसमें कि जैसे कि आप देख सकते हैं आपका आंखों के सामने स्क्रीन पर, हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल, टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। अगर आपको याद हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन जो था एमसीक्यू सेशन, वो पूरा डेडिकेटेड था इसके ऊपर, जिसके थ्रू हमें कई सारे क्वेरीज आए हैं कि सर प्रीएम्बल के ऊपर एक लेक्चर प्रोवाइड करें, सर सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस है कई सारे हैं उनके ऊपर एक लेक्चर प्रोवाइड करें, बाय बर्थ या फिर जैसे भी सिटीजनशिप लिए जाते हैं, जैसे कि बाय बर्थ हो गया, बाय डिसेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, इनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स को क्वेरीज थे। तो हमने ये कंसीडर किया कि क्यों ना पूरे पॉलिटी का ही एक सिलसिलागत तरीके से एक पूरे पॉलिटी का ही एक सेशन शुरू किया जाए, एक प्लेलिस्ट बनाया जाए और टॉपिक वाइज जो है हम शुरू से लास्ट तक हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को कंप्रीहेंसिवली कॉन्साइज वीडियोस, डेडिकेटेड वीडियोस के थ्रू, जिससे आपका भी टाइम बचे, हम ऐसे कवर करें। तो हम आ चुके हैं आपके सामने हमारे पहले लेक्चर सेशन को लेकर। ये पहला जो चैप्टर जहां से हम शुरू करने वाले हैं ये है प्रीएम्बल, टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। इस चैप्टर को हम 3 वीडियो सेशंस के थ्रू, 3 लेक्चर सेशंस के थ्रू हम इसके पूरा करने वाले हैं, जिसमें आज के पहले सेशन में हम प्रीएम्बल से शुरू करेंगे। इस सेशन में हम प्रीएम्बल को जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, एंड आने वाले सेशंस में हम टेरिटरी एंड देन सिटीजनशिप को भी कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर सम अप होगा और हम आगे के भी चैप्टर्स में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के ओर। पहले चैप्टर के पहला टॉपिक जो कि है प्रीएम्बल, ठीक है। तो प्रीएम्बल से हम अपने इस मुहिम को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रीएम्बल क्या है। तो प्रीएम्बल जो है,
प्रियम्बल हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है। जैसे कि आप जब भी कोई बुक खरीदते हो तो आप एक चीज मेक श्योर करते हो कि उस बुक के बारे में आपको सब कुछ पता हो। बिकॉज देखो, आप एक कार खरीदो या एक पेंसिल खरीदो, है तो वो एक इन्वेस्टमेंट, उसका खुद का एक यूटिलिटी है, और वो आपको उस यूटिलिटी से आपको वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसे इस्तेमाल करने से, ये बहुत मैटर करता है। जो बताता है कि आपको इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपने किया, टाइम हो, एफर्ट जो आपने दिया, वो आपको रिटर्न दिया कि नहीं दिया। तो बिल्कुल उसी तरह संविधान जो है उसका भी एक इंट्रोडक्शन है। जब भी हम कोई बुक खरीदते हैं तो वो बुक हमारा काम आएगा कि नहीं आएगा, हमें सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब उस दुकान में खड़े रह के ये चेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली उस बुक के कंटेंट्स को, उसके प्रीफेस को पढ़ते हैं, जिससे हमें वो बुक किन किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, वो बुक किस बारे में है, और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाता है। एंड उस आधार पे हम ये काफ़ी अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि शुड दैट बुक बी परचेज्ड और नॉट। तो उसी तरह जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का, बिकॉज संविधान क्या है, वो भी तो एक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बुक ऑफ लॉ, ठीक है, वो हमारे देश का जितने भी नियम है, जो कानून है, उसका किताब है संविधान। तो ये जो हमारा संविधान है, दिस इज अ इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा संविधान हमारे देश का जो बुक ऑफ लॉ है, ठीक है, उसका जो इंट्रोडक्शन, जो कंटेंट्स का हो, या इंट्रोडक्शन का हो, या फिर प्रीफेस का हो, एक तरीके से उसके प्रस्तावना के रूप में हमारे सामने कौन है, प्रियम्बल है, जिसे पढ़ के कोई भी इंसान इजीली जो है, आसानी से ये अंदाजा लगा सकता है कि व्हाट आर द थिंग्स द प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर, व्हाट आर द थिंग्स द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सी सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है करता है हमारे देश को एक डायमेंशन देने में, ठीक है। एंड वो सारे कौन से अधिकार है जो हमारा संविधान हमें देता है, व्हाट आर द राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सिटीजंस विद। ये सभी चीजों को अगर समझना हो तो प्रियम्बल पढ़ना काफी होता है, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट जो था वो यही कहता है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान के लिए एक इंट्रोडक्शन है, एक प्रीफेस है, ठीक है। प्रियम्बल सर्व्स एज द प्रीफेस और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक प्रस्तावना के रूप में है, जिसको पढ़ के हम इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्होंने संविधान को बनाया था, जो फोर फादर्स थे, जिन्होंने संविधान को डिजाइन किया था, वो इस संविधान से क्या चाहते थे, वो इन संविधान को लेकर उनके क्या एक्सपेक्टेशंस थे, उनके माइंडसेट और उनके एक्सपेक्टेशंस का, उनके ओपिनियंस का, और साथ साथ उनके रिक्वायरमेंट्स का, जिन रिक्वायरमेंट्स ने उन्हें मजबूर किया संविधान को बनाने के लिए, उनका अंदाजा लगा सकते हैं। तो संविधान को समझने के लिए बस एक पन्ने का प्रियम्बल को अगर पढ़ा जाए तो संविधान के बारे में एक ओवरऑल आइडिया, एक थीम जो है हमें पता चल जाता है, विच इज वाई द प्रियम्बल इज ट्रीटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो प्रियम्बल है, इसका आइडिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये खुद में एक कंप्लीट स्टेटमेंट भी है और खुद में एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट भी है। कैसे, मैं बताता हूं। तो होता क्या है कि प्रियम्बल का आइडिया हमें तो अमेरिका से लिया, हमने अमेरिका से जो है, अमेरिका से हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल का आइडिया लिया, लेकिन जो शुरू में हमें प्रियम्बल मिला था ना, दैट वाज नॉट एट ऑल प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है उसे सबसे शुरू में जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। जैसे कि हमें पता है कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसके अनुसार हमने 9 दिसंबर 1946 से हमने संविधान को बनाना शुरू किया था। सबसे पहला मीटिंग जो था उसे 9 दिसंबर को ही रखा गया था 1946 में, और तब से हमने संविधान को बनाना शुरू किया। लेकिन कोई भी काम जो किया जाता है ना, तो उसके लिए एक प्लान जरूरत पड़ता है। बिकॉज एक कहावत है इंग्लिश में, ठीक है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, विच मीन्स कि अगर आप बिना प्लान का कोई काम करते हो तो उसमें केओस क्रिएट होना, ठीक है, बहुत आसान होता है। बिकॉज नो वन नोज कि किसे किस दिशा में जाना है। तो उन्हें, हर एक इंसान को जो भी उस चीज के पीछे काम कर रहे हैं, उसे एक दिशा देना बहुत जरूरी होता है, ताकि चीजें जो हैं वहां पर हार्डवर्क के साथ जो है ना, स्मार्ट वर्क भी काम करे और हमें मैक्सिमम आउटकम, मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो मिल सके। तो इसके लिए ही आप देखते होंगे कि जब एक घर बनाया जाता है, बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे होते हैं, तो एक प्री प्लान डिजाइन किया जाता है जिसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो जब हमारे संविधान को बनाया जाने वाला था, लोगों को ऑलरेडी आइडिया था कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। हमारा संविधान जो है ना, वो वैसे ही दुनिया का सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारे प्रोविजंस हैं, और इतनी सभी चीजों को डालने में गलतियां होने की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है, जिसके वजह से एक ब्लूप्रिंट जो है पहले से होना बहुत जरूरी था। एंड यहीं पर उस ब्लूप्रिंट के रूप में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सामने रखा जाता है बाय जवाहरलाल नेहरू,
कब न, हमारा संविधान को बनाना शुरू करने से 4 दिन बाद, यानी कि जहां 9 दिसंबर से संविधान बनाना शुरू किया गया था, 13वें दिसंबर को 13 दिसंबर को जो है 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा गया, जिसे फिर आगे चल के असेंबली द्वारा एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, जिसके लाइंस पे या जिसके आधार पे संविधान को हम बनाने वाले थे। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो तभी तक रिलेवेंट था। अब जब तक घर नहीं बन जाता ब्लूप्रिंट का रिलेवेंस तब तक होता है, लेकिन जैसे ही घर बन जाता है ब्लूप्रिंट का रिलेवेंस होता है क्या? नहीं होता, वो बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है उसके बाद। तो यहां पर क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का रिलेवेंस जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है जैसे ही संविधान बन जाता है। अब बात यह होता है कि संविधान तो बन गया, ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या? लेकिन हमारा संविधान घर थोड़ी है, हमारा संविधान एक किताब है, और उस किताब के बारे में जानने के लिए, उस किताब को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ऐसा टूल हो जिसके आधार पे, अब दुनिया का सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, लेकिन अगर एक कुछ ऐसा रहे जिसको पढ़ के हम उस संविधान के बारे में आइडिया ले सकें, तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है उस संविधान को समझने के लिए, किसी भी आम इंसान के लिए। और तब एक नया रिलेवेंस, एक नया इंपॉर्टेंस जनरेट होता है, क्रिएट होता है इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। एंड इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमारे संविधान के प्रस्तावना के रूप में, प्रियम्बल के रूप में जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और तब जाकर हम क्या करते हैं कि उस प्रियम्बल को, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, संविधान बनने के बाद उसे हमारे उसी संविधान का जिसको उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पर बनाया गया था, उसी संविधान का, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रियम्बल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये जो प्रियम्बल के रूप में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने का आइडिया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको पहले तक कोई नहीं उसको प्रस्तावना के रूप में नहीं पूछता था या मानता था, वो बस एक ब्लूप्रिंट था, लेकिन फिर हमें एक नीड महसूस हुआ कि वी नीड अ प्रियम्बल। और ये नीड जो है ये हमने किससे इंस्पायर होकर हमने जाना ना, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होकर जाना कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही, ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के लाइंस पे हमें भी जो है एक प्रियम्बल चाहिए, एक सिंगल पेज जिसके आधार पे पूरा संविधान के बारे में हमें पता चले, जो संविधान के जो फोर फादर्स थे, जो मेकर्स थे, उनका माइंडसेट पता चले, उनके डिमांड्स पता चले, उनके थॉट प्रोसेस, बिलीफ पता चले, एंड व्हाट आर द थिंग्स द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर, वो पता चले। तो वही इसीलिए हमने जो है अमेरिका से इंस्पायर होकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रियम्बल में कन्वर्ट किया एंड प्रियम्बल के रूप में हमने एक्सेप्ट किया। बेरुबारी केस में ये कहा गया कि हमारा प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे चल के केशवानंद भारती केस में हमने इस बात को माना, हमने नहीं, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ना, उनके कोर्ट के पास, हमारे देश के जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होता है, विच मीन्स कोई भी डिसीजन जो वो पहले ले चुके हैं उसको वो बदल सकते हैं, उसको वो रिवाइज कर सकते हैं। और वही किया गया बेरुबारी केस में। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि हमारा प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, उस बात को वो चेंज करते हैं, बदलते हैं और एक नया जो है वर्डिक्ट पेश करते हैं कि हमारा जो संविधान जो है, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान का भी हिस्सा है, मतलब वो भी हमारे संविधान का हिस्सा है। एंड उस वक्त से लेके आज तक हमारा प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानी। हमने यहाँ पर ये भी जाना कि प्रियम्बल जो है वो क्या है, हमने ये भी जाना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे चल के प्रियम्बल बना, हमने ये भी जाना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का काम किया था, और हमने ये भी जाना कि किस देश से इंस्पायर होकर हमने खुद को प्रियम्बल दिया। हालांकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था कुछ माइनर चेंजेस के साथ उसे ही प्रियम्बल के रूप में हमने कन्वर्ट किया। और ये प्रियम्बल जो है किस देश से इंस्पायर होकर लिया, इन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने प्रियम्बल के रूप में किस देश से इंस्पायर होकर एक्सेप्ट किया ना, अमेरिका से इंस्पायर होकर एक्सेप्ट किया। प्रियम्बल हमारे संविधान का शुरू में हिस्सा नहीं था बेरुबारी केस का अकॉर्डिंगली एज पर सुप्रीम कोर्ट, बट वही सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है, जो आज तक हम मानते हैं। ठीक है, अब प्रियम्बल को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ने बहुत कुछ कहा है, जिसमें से जो एन.ए. पालकी वाला थे, उन्होंने कहा था कि हमारा प्रियम्बल जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का
आइडेंटिटी कार्ड है। अब किसी भी इंसान के बारे में जानना हो, उसके पोजीशन, उसके डेजिग्नेशन के बारे में जानना हो, तो उसके लिए उस इंसान का छोटा सा जो आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वो काफ़ी होता है। उसी आइडेंटिटी कार्ड को हम पढ़ के, देख के उस इंसान के बारे में, उसके वैल्यू के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो खुद में इतना बल्कि इतना बड़ा है, उसके बारे में बस वो एक पन्ना का प्रियम्बल हमें काफ़ी कुछ बता देता है कि हमारा संविधान किस चीज़ के बारे में है, उसका बेसिक आइडिया क्या है, उसका थीम क्या है, इसका आइडिया हमें हो जाता है। इसी चलते एन ए पालकीवाला के द्वारा ये कहा गया कि हमारा प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का आईडी कार्ड यानी कि आइडेंटिटी कार्ड है, जबकि के एम मुंशी ने कहा था कि हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। अब किसी भी इंसान के बारे में अगर जानना हो तो उसके लिए ना उसका कुंडली पढ़ा जाता है। जब शादी होता है, आपको पता होगा, कुंडली मिलाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जिस इंसान को ऐसा माना जाता है, बहुत कोई जो है ना वो ये कुंडली वगैरह चीज़ों पे मानते हैं, हॉरोस्कोप पे मानते हैं, बहुत कोई नहीं मानते, तो वो फिर एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, उसको हम अलग लगते हैं। लेकिन उसका रिलेवेंस क्यों है, ये कुंडली वगैरह का, हॉरोस्कोप वगैरह का रिलेवेंस क्यों है? क्योंकि ये उस इंसान के बारे में सब कुछ बता देता है। ठीक है, वो इंसान, उस इंसान का नेचर, उसका चरित्र, उस इंसान का भूत, भविष्य, वर्तमान, सब जो है ना हमें पता चल जाता है उस इंसान के कुंडली से, यही उसका रिलेवेंस होता है। तो वैसे ही हमारे संविधान के बारे में भी हमें सब कुछ पता चल जाता है उस प्रियम्बल से, और इसी चलते प्रियम्बल को हमारे संविधान का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा गया है। किसके द्वारा? के एम मुंशी द्वारा। सो एन ए पालकीवाला ने प्रियम्बल को जो है हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा था, और के एम मुंशी ने जो है हमारे प्रियम्बल को हमारे संविधान का क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। होप आपको एक एक चीज क्लियर हो रहा होगा। आई एम ट्राइंग कि जितने बार भी इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और कंसेप्ट्स को आपके सामने जितना डिटेल्स में रख सकूं, उतना अच्छा से आपको समझ में आए। साथ ही साथ जितने बार मैं इन फैक्ट्स को रिपीट करूं, उससे क्या होगा ना कि सुनते सुनते ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब हम देखते हैं, तो प्रियम्बल जो है ना वो शुरू ही होता है इस बात से कि हम जो कि भारत यानी कि इंडिया के लोग हैं, हम खुद को ये संविधान दे रहे हैं। ठीक है, खुद को ये संविधान देने का क्या मतलब है? अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा देश जो है ना, इसका जो गवर्नमेंट है वो ना ही प्रेसिडेंशियल है ना पार्लियामेंट्री। ब्रिटेन का जो है ना गवर्नेंस जो है, गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट्री है, विच मीन्स वहाँ पार्लियामेंट सबसे हाईएस्ट पावर एंजॉय करता है, जबकि यूएसए जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ प्रेसिडेंट सबसे हाईएस्ट पावर जो है एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे देश में सब कोई सबसे हाईएस्ट पावर एंजॉय ही नहीं करता है, कोई नहीं करता है, क्योंकि हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर दिखता है, जहाँ हर एक के पावर को डिवाइड किया गया है। इनफैक्ट हमारे संविधान का मोटिव ही यही है, प्राइमरी गोल ही यही है, टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करना, ताकि हम कंसंट्रेशन ऑफ पावर को रोक सके, कुछ ही हाथों में पावर कंसंट्रेट ना हो। क्योंकि जब कोई भी बहुत ज्यादा पावर एंजॉय करने लगता है तो वो ऑटोक्रेटिक हो जाता है, वो जो है अपने पावर का मिस यूज करने लग जाता है। एंड उसको रोकने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है, और ये सेपरेशन ऑफ पावर काम करता है संविधान की वजह से। संविधान ही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो ये डिसाइड करता है कि किसके पास कौन से पावर्स रहेंगे, किसके कौन से लिमिटेशंस रहेंगे, और किनको किस तरीके का काम करना है। सो संविधान का पावर सबसे ऊपर है, वही अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज को, एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेचर हो, जुडिशियरी हो, जितने भी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है या कोई भी ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है, इन सभी को जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ही उसके पावर्स देते हैं, और उनके पावर्स लेते भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लिमिट भी कॉन्स्टिट्यूशन ही करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर हो गया, बट एक्चुअली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं से पावर लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पावर लेता है? लोगों से पावर लेता है। प्रियम्बल यही कहता है कि हमने खुद को ये संविधान दिया है, विच मीन्स संविधान का जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है, उसका जो रिलेवेंस या इंपॉर्टेंस है वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने खुद को ये दिया है, हमने बनाया है और ये एक्सेप्ट किया है। सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको पावर दे रहा है, वो अपना पावर कहाँ से लेता है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये लोग हैं हमारे देश के जो हमारे देश को बना रहे हैं। सो हमारे देश में सबसे हाईएस्ट पावर किसका है? हमारे देश के जनता का, हमारे देश के लोगों का। उन्होंने ही संविधान को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए संविधान का रिलेवेंस उसका पावर है। एंड देन संविधान जो है बाकियों को उनका पावर देता है। ठीक है, तो और यही चीज है ना, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कोई देश लोकतंत्र तभी होगा अगर सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो उस देश के लोग इंजॉय करें, क्योंकि जब तक जनता इन पावर इंजॉय नहीं करेगा उसका देश नहीं होगा, और वो सबसे ऊपर नहीं होगा, तब तक वो देश लोकतांत्रिक कैसे होगा? डेमोक्रेसी मतलब क्या है? फॉर द पीपल, टू द पीपल, ऑफ द पीपल। तो सिंपल सा बात है, एंड बाय द पीपल, तो सब सिंपल सा बात है। यहां भी वही कहा गया है कि हमारा संविधान जो है, ये जो पावर है, ये कहां से लिया है ना?
देश के लोग हैं वहां से लिया गया है, और ये प्रियम्बल में काफी अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है। प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ विच ऑल्सो मीन्स नॉन जस्टिशिएबल। तो इसका क्या मतलब है ना कि जस्ट लाइक डीपीएसपीज जो हमारा प्रियम्बल है उसे हम कानूनी रूप से स्थापित नहीं कर सकते। सो प्रियम्बल बहुत सारी चीजें हमें प्रॉमिस करता है, बहुत चीजों के बारे में बात करता है, लेकिन जस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मीन कि जो भी, आई रिपीट, जो भी चीजें प्रियम्बल में लिखी गई हैं वो आपको प्रॉमिस किया जा रहा हो इन एनी वे, वो आपको प्रॉमिस नहीं किया जा रहा। अगर वहां पर जस्टिस के बारे में बात हो रहा है और आपको लग रहा है आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, यहाँ पर इक्वलिटी का बात किया गया है एंड आपको लग रहा है कि वहां पर आपके साथ जो है ना इक्वलिटी नहीं हो रहा, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस चीज के लिए जो है कानूनी मदद नहीं मांग सकते हो। प्रियम्बल किसी भी एंगल से ये आपको प्रॉमिस नहीं करता, वो बस आपको क्वेश्चन के बारे में बताता है। वो आपको ये नहीं प्रॉमिस करता कि इसमें जो भी सारी चीजें लिखी गई हैं, जिन लाइंस पे संविधान को बनाए गए हैं, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपको वो चीज नहीं मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि जो चीज प्रियम्बल में लिखा गया है उस चीज का हनन हुआ है, तो आप जो है वहां पर न्याय का मांग नहीं कर सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए प्रियम्बल जो है वो नॉन एनफोर्सेबल है, मतलब आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते हो, आप उसको जबरदस्ती लागू या इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो आप उसको, ठीक है। साथ साथ अगर वो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं तो आप उसके लिए जस्टिस का भी डिमांड नहीं कर सकते हो इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि प्रियम्बल नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। हालांकि उसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं, अगर उन लाइंस पे कोई लॉ बना दिया जाए जस्ट लाइक विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपीज, तो फिर बिकॉज अब एक कानून बन चुका है तो अब वो एनफोर्सेबल हो जाता है, ठीक है। बट इंडिपेंडेंटली वो एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो प्रियम्बल में लिखा हुआ है तो वो एनफोर्सेबल नहीं हो जाता, और वो कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा है आपको कि ये चीज आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आप कानूनी मदद भी नहीं ले सकते हो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमें देखना पड़ेगा जब हम बात करते हैं प्रियम्बल का, ठीक है। तो कुछ चीजें पहले तो आपको हम बता दें, तो जब हम बात करते हैं प्रियम्बल का, तो हमारे प्रियम्बल में हमें दो टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, बट उनको हम मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तरफ हो जाता है नेचर, दूसरी तरफ हो जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स में जो है ना हम इन चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं नेचर का, तो नेचर का मतलब होता है कि हमारा जो संविधान है, ये हमारे संविधान जैसे हमारा जो देश है वो किस प्रवृत्ति का देश है, किस तरह का देश है, उसका फितरत क्या है। हमारे संविधान किस टाइप का देश, किस प्रवृत्ति का या किस बिहेवियर का देश बनाना एम करता है, ये चीज़ जो है हमें समझ में आता है। सो बेसिकली नेचर बताता है कि हमारा संविधान किस तरह का संविधान है, ठीक है। जबकि ऑब्जेक्टिव जो है वो ये बिल्कुल नहीं बताता। ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एम क्या करता है, किस चीज को अचीव करना एम करता है, हमारे संविधान का गोल क्या है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू अचीव, ठीक है। वो चीज बताता है ऑब्जेक्टिव। और नेचर बताता है कि हमारा देश किस तरह का देश है, हमारा संविधान किस तरह का संविधान है। ऑब्जेक्टिव सेंस कि हमारा संविधान या हमारा देश किन गोल्स को, किन टारगेट्स को अचीव करने पे फोकस करता है, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं नेचर का, तो हमारे नेचर में, मतलब संविधान के नेचर में कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? जो सबसे पहला चीज जो आ जाता है, ठीक है, वो है सोवेरेनिटी, ठीक है। एक एक करके मैं सब आपको बताऊंगा। जो सेकंड चीज है विच इज सोशलिस्ट, थर्ड आ जाता है सेक्युलर, ठीक है। देन आता है डेमोक्रेटिक एंड फिफ्थ आ जाता है रिपब्लिक, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्टिव्स, अब ये वो सारी चीजें हैं, पहले मैं ये बता देता हूं आपको, ये वो सारी चीजें हैं जिन चीजों को एम करना
मतलब ये वो सारी चीजें हैं जो चीज हमारे संविधान को बना रहा है। एक सेकेंड, ओके। सो ये नेचर में हमें वो सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिस टाइप का संविधान हमारा है, ठीक है। दिस आर द थिंग्स विच आर द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द कंट्री एज मेंशन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रॉमिस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर वो सारी चीजें मतलब सिंपली एक इंसान का फितरत होता है, एंड देन एक इंसान का ऑब्जेक्टिव होता है। फितरत जो होता है वो बताता है कि वो इंसान किस तरह का इंसान है, और ऑब्जेक्टिव बताता है कि वो इंसान किस तरह का इंसान बनना चाहता है या कौन सारी चीजें हैं जो वो लाइफ में अचीव करना एम करता है। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो ये जो सारी चीजें हैं ये वो सारी चीजें हैं जिस तरह का वो इंसान यानी कि हमारा संविधान है। हमारा संविधान या हमारा देश पकड़ लो, बिकॉज देश वैसा ही जैसा संविधान है, ठीक है। तो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा कंट्री किस टाइप का है, कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स, कौन कौन सी सारी चीजें हैं जिनको हम हमारे देश का या संविधान के कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में हम लोग बता सकते हैं, फीचर्स के बारे में बता सकते हैं कि ये सारे स्पेशलिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या ये सारे हमारे देश में हमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है, वो हमें ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब पहला जो आ जाता है सोवर्निटी। सोवर्निटी शब्द का क्या मतलब है? सोवर्निटी जो है इसका मतलब होता है स्वाधीनता। एक तरीके से हमारा देश जो है ना वो किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल कंट्रोल से बाहर है। हमारा देश जो है वो खुद को खुद गवर्न करता है। हमारे देश, अब देश किससे बना है? लोगों से। हमारे देश के लोग हमारे गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, एंड देन वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा देश चलता है। हमारा देश किसी और देश के हाथों डोमिनेंट स्टेटस एंजॉय नहीं कर रहा, विच मीन्स कि हमारा देश किसी और देश के हिसाब से नहीं चल रहा। हमारा गवर्नमेंट हमारे देश को किसी और पावर का, एक्सटर्नल या इवन इंटरनल पावर के पपेट के रूप में गवर्न नहीं कर रहा। हमारे देश के गवर्नेंस के लिए हमारा देश खुद रिस्पॉन्सिबल है। हमारा देश का गवर्नेंस या गवर्नमेंट किसी और एक्सटर्नल या इवन इंटरनल पावर के हाथ का कठपुतली नहीं है, ठीक है। दिस इज सोवर्निटी। देन कम्स सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवाद। अब कुछ चीजें मैं बाद में बताऊंगा, कुछ चीजें शुरू से हमारे संविधान में रही हैं, कुछ चीजों को बाद में ऐड किया गया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पहले समझिए सोशलिस्ट क्या है। सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी। अब ये सोशलिस्ट कंट्रीज जो जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये थोड़ा उससे अलग है, ठीक है। वो कंट्रीज जो है ना वो सोशलिज्म, ठीक है, के लाइन पे ही बना है। दोज आर कम्युनिस्ट कंट्रीज। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो बस यही कहता है कि हमारे देश का जो गवर्नमेंट है इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, या हमारे संविधान का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी है, हमारे देश के गवर्नेंस का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारे देश में जितने भी अलग अलग प्रकार के वर्ग हैं, जितने भी समाज हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी का उद्धार एक साथ हो, एक तरीके से हो, सब आगे बढ़े, सबको जो है आगे बढ़ने का बराबरी से मौका मिले, कोई भी वर्ग पीछे ना छूटे, ठीक है। एक सोशलिस्ट कंट्री जो है या एक सोशलिस्ट माइंडसेट ये होता है जहां कोई भेदभाव नहीं होता, जहां हर इंसान बराबर होता है, सबके पास खुद का डिग्निटी होता है, एंड गवर्नमेंट जो है उसके पॉलिसीज समाजवादी हो, यानी कि समाज के भलाई के ऊपर एम करे। वो गवर्नमेंट का कहीं से भी एम नहीं होना चाहिए कि वो अपना खुद का प्रॉफिट देखे। इंस्टेड गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज ये करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट देश में हर एक इंसान, हर एक वर्ग का भलाई देखे, सभी का भला हो, कोई पीछे ना छूटे। यही चीज ये जो सोशलिस्ट लिखा हुआ है ये प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट कम्स सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। अब जब हम सेक्युलरिज्म का बात करते हैं इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी धर्म को जो है प्राथमिकता नहीं देगा और किसी भी धर्म के साथ जो है ना तरफ बायस्ड भी नहीं होगा। सभी धर्म गवर्नमेंट के आंखों में, हमारे देश के लीगल सिस्टम के आंखों में, कॉन्स्टिट्यूशन के आंखों में एक समान है, ठीक है। मतलब बिफोर द गवर्नमेंट ऑल द रिलीजियंस आर इक्वल, ठीक है। अब ये चीज हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने को मिलता है। तो पहले हम समझते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है और नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है। जब भी हम पॉलिटी में ये टर्म पॉजिटिव जानेंगे इसका मतलब कहीं अच्छा बुरा सा नहीं है। पॉजिटिव मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो हमारे गवर्नमेंट को कुछ करने को कहे, एंड नेगेटिव मतलब होता है वो इंस्ट्रक्शंस जो हमारे गवर्नमेंट को कुछ करने से रोके, ठीक है। तो हमारे देश में हमें पॉजिटिव सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। कई सारे देश जैसे फ्रांस वगैरह में हमें नेगेटिव सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को नॉन ब्लास्फेमिक सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है, जबकि नेगेटिव सेक्युलरिज्म को ब्लास्फेमिक सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, यानी कि हमारा ब्लास्फेमिक सेक्युलरिज्म, हमारा नहीं बट जो हमें फ्रांस का देखने को मिलता है ब्लास्फेमिक सेक्युलरिज्म, उसमें एक चीज आप नोटिस करना, उसमें
दो गठों के बीच अगर लड़ाई हो रहा है, दो रिलीजन्स के बीच में अगर कोई फाइट या कोई कम्युनिटीज के बीच में अगर फाइट देखने को मिलता है, तो गवर्नमेंट जो है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। गवर्नमेंट ना तो इसके तरफ पार्शियल है ना उसके तरफ, सो गवर्नमेंट उसको खुद से दूर रखता है। ठीक है, पॉलिटिक्स को गवर्नमेंट रिलीजन से अलग रखता है। सो जो भी रिलीजियस मैटर्स है आप उसको खुद हैंडल करो, गवर्नमेंट ना तो इनका साइड लेगा ना उनका साइड लेगा। सो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट सेक्युलर नहीं है, वो किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। लेकिन अगर दो मतलब रिलीजियंस लड़ रहे हैं तो लड़ के मरे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी को गाली दे रहा है किसी रिलीजन को दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो रिलीजन इसको गाली दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजन को गाली देना इज कॉल्ड ब्लास्फेमी, इसीलिए इसको ब्लास्फेमिक सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है। और क्योंकि ये सेक्युलरिज्म जो है ये गवर्नमेंट को रिलीजियस मैटर्स में घुसने से रोकता है, इसे नेगेटिव सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, यही कारण है कि ऐसे कंट्रीज जहां पर हमें नेगेटिव सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है, वहां गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, किसी के भी प्रोटेक्ट नहीं करता। अब अगर किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं, रिलीजियस प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो सबके साथ क्या है, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, सबको बराबर का ट्रीटमेंट दे रहा है। बिकॉज किसी को कोई ट्रीटमेंट, कोई प्रोटेक्शन गिवन ही नहीं है गवर्नमेंट से, तो सबके साथ बराबर ही है। सो दिस इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म। फॉर्चुनेटली इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, विच मीन्स गवर्नमेंट जो है ना तो इसे उस धर्म को गाली देने को अलाउ करेगा और ना उसे इस धर्म को गाली देने को अलाउ करेगा। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कहता है कि आप इंटरफेयर करो और आप हर एक रिलीजियन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। तो यहां पर क्योंकि कुछ करने को कहा जाता है, इसीलिए इसे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहा जाता है। एंड यहां पर आप किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसको डेरोगेट नहीं कर सकते हो। इसी चलते जो है इसे नॉन ब्लास्फेमिक सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक नॉन ब्लास्फेमिक या पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को ही फॉलो करता है। सो हमारा देश एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष कंट्री है जहां पर सरकार किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दे सकता और उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उल्टा उसे हर एक धर्म को प्रोटेक्ट करना होता है और सपोर्ट करना होता है। डिपेंडेंट कि कौन सही है कौन गलत, उसके अनुसार जो है ना सरकार साइड्स चूज कर सकते हैं। लेकिन धर्म के आधार पर सरकार जो है साइड चूज नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट अ थियोक्रेटिक कंट्री। तो ये है हमारे देश का सेक्युलरिज्म। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक, एंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतांत्रिक। दोनों में क्या डिफरेंस है? आई एम गिविंग सम टाइम, अब सोचो, खुद से सोचो कि क्या अंतर हो सकता है लोकतंत्र में और गणतंत्र में। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सिर्फ अलग अलग शब्द ही नहीं है, ये इनमें डिफरेंस भी है। वो क्या है? डेमोक्रेटिक जो है ना, ये एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है। रिपब्लिक एक नैरो एस्पेक्ट है। दोनों में अंतर क्या है? रिपब्लिक का बस एक ही मतलब है कि द हेड ऑफ द स्टेट और द हेड ऑफ द नेशन, द कंट्री इज चोजन बाय द पीपल और इलेक्टेड बाय द पीपल। दैट मीन्स जो देश के लोग हैं वो खुद अपने देश के हेड को चूज करते हैं। अब हमारे देश में अगर देखा जाए तो जो डीजोर हेड हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट है एंड वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जबकि हमारे देश के जो डिफेक्टो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है एंड वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। विच मीन्स कि हमारे देश के जो हेड होते हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। और इसी वजह से हमारा देश एक रिपब्लिक देश है। एक देश रिपब्लिक होते हुए भी नॉन डेमोक्रेटिक हो सकता है, जैसे चाइना, इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री, वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, लेकिन वहां पर भी वोटिंग होता है, वहां भी देश के लोग अपने हेड को चूज करते हैं। सो चाइना इज रिपब्लिक बट इट इज नॉट डेमोक्रेटिक। तो जरूरी नहीं कि जो रिपब्लिक है वो डेमोक्रेटिक भी हो। लोग अपने हेड को चूज तो कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद हेड को चूज करने के बाद उसी देश के लोगों का ओपिनियंस का वैल्यू कितना है। चाइना में मीडिया सेंसर्ड है, न्यूज सेंसर्ड है, जिसका ये मतलब है कि उनके खुद के ओपिनियंस का कोई वैल्यू नहीं है। लोगों के ओपिनियंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर हो तो वो ट्रेवल नहीं कर सकते, वो सेंसर कर दिए जाते हैं। तो लोगों के बातों का, उनके विचारों का, उनके ओपिनियन का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर लोगों के विचारों का वैल्यू नहीं है तो लोगों का वैल्यू कहाँ से हुआ? तो ऑटोमेटिकली वो डेमोक्रेटिक नहीं होता। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक जो है ना, वो एक ऐसा देश, ऐसा नेशन, एक ऐसा देश होता है जहाँ पर लोगों का वैल्यू होता है, जहाँ लोगों के विचारों का वैल्यू है, उनके एग्जिस्टेंस का वैल्यू है, उनके ओपिनियंस का वैल्यू है, उनके बिलीफ्स का वैल्यू है। और ऐसे देश को ही हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। जस्ट बिकॉज वहाँ पर लोग जो है अपने लीडर को चूज कर रहे हैं डजंट मीन कि वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि जिस तरीके से चूज कर रहे हैं
हो सकता है कि जिस ओपिनियन के बेसिस पे लोग अपने लीडर्स को चूज कर रहे हैं वो ओपिनियन ही फैब्रिकेटेड हो, क्योंकि ओपिनियन फॉर्मिंग में बहुत बड़ा रोल जो है वह उस देश के मीडिया का होता है, और वो मीडिया जो कि सेंसर्ड होता है। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक इज सिंपली अ नेशन जहां पर जो अटमोस्ट पावर है वो उस देश के लोगों के द्वारा एंजॉय किया जाता हो। ठीक है, उनके पास उनके अधिकार हो, उनके सभी राइट्स हो। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो उनके अधिकारों को नहीं छीन सके। सैडली बहुत सारे कंट्रीज जो रिपब्लिक हैं, यानी कि अपने लीडर को खुद चूज करते हैं, उनको ये अधिकार नहीं मिलता, और इसी चलते वी कैन नॉट से कि ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर रिपब्लिक। जबकि हाँ, एक डेमोक्रेटिक मतलब ऑल द रिपब्लिक कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री रिपब्लिक होता है बिकॉज इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, लोगों का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, या फिर लोगों के एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं होगा अगर वो अपने लीडर को चूज ना कर पाए। अगर एक इंसान, अगर वहां पर हर एक सिटीजन का वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली उनके वोट्स का भी वैल्यू है, एंड देन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ रिपब्लिक टू। सो डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो रिपब्लिक हो सकते हैं, लेकिन सभी रिपब्लिक कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते। ठीक, तो हमने यहाँ पर नेचर का बात किया, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सो नेचर वो सारी चीजें हैं जो, जैसे हमारा देश या हमारा संविधान है, हमारा संविधान, हमारा देश डेमोक्रेटिक हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन कोई भी देश इक्वलिटी नहीं हो सकता। इक्वलिटी अचीव करने का कोशिश कर सकता है, कोई भी देश जस्टिस नहीं हो सकता, वो जस्टिस लोगों को देने का और जस्टिस अचीव करने का कोशिश कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स वो सारी चीजें हैं जिनको हमारा संविधान, हमारा देश अचीव करने का कोशिश करता है, जिसमें क्या क्या आता है? जस्टिस, एक सेकेंड, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमें चार चीजें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जस्टिस का मतलब है न्याय, यानी कि हर एक इंसान को वही दिया जाएगा जो वो इंसान डिजर्व करता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि एक इंसान आजाद घूम रहा है और वहीं पर एक मर्डरर जो है वो जेल में क्यों कैद है, वो आजाद क्यों नहीं घूम रहा, उसके आर्टिकल 19 का क्या हुआ, उसके साथ कहाँ इक्वलिटी हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता। ठीक है, आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और आपके एक्शंस जैसे रहेंगे आपको रिपोर्केशंस भी वैसे ही फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर सिंपल सा बात है, अगर एक गुनहगार और एक इनोसेंट दोनों को सेम ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो इनोसेंट के साथ जस्टिस नहीं है। ठीक है, तो जस्टिस का मतलब है कि जो इंसान जो डिजर्व करता है उसे उसके एक्शंस के आधार पे वही चीज दिया जाए, दैट इज जस्टिस। ठीक है, तो ये जस्टिस अचीव करने का कोशिश करता है हमारा देश, हमारा संविधान। सो इट्स एन ऑब्जेक्टिव। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, क्लास 9 से सुनते आ रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब से पढ़ रहे थे तब से सुनते आ रहे हैं। सो लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, लेकिन आज़ादी कब तक? फ्रीडम और लिबर्टी में अंतर होता है। फ्रीडम मतलब होता है कंप्लीट आज़ादी, आप किसी को मार दो, लूट लो, खून कर दो, सब चीज़ का आज़ादी। नाउ दैट इज एब्सोल्यूट फ्रीडम। लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। लिबर्टी इज फ्रीडम एज लॉन्ग एज यू डोंट हार्म द फ्रीडम ऑफ द अदर पीपल। जब तक आप औरों के फ्रीडम को ना छीनो तभी तक आपको फ्रीडम है। लाइक आप कुछ भी करो, ठीक है, उससे किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी और का फ्रीडम जो है ना आपके फ्रीडम से नहीं छीनना चाहिए, तभी तक आपके पास फ्रीडम है। यानी कि फ्रीडम मींस कि आप मूव कर सकते हो अपने एरिया पे, पर वो एरिया जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। आप उसके बाहर जाओगे तो आप फिर किसी और के एरिया में चले गए, आप किसी और के फ्रीडम को फिर आप जो है हार्म करने लगे। एंड उस टाइप का एब्सोल्यूट फ्रीडम अगर हुआ तो फिर दुनिया जो है ना वो जंगल राज बन जाएगा। इसको मत्स्य न्याय कहा जाता है। मत्स्य न्याय का मतलब होता है मछलियों का शासन, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। सो यहाँ पर जो सब पावरफुल है वो वीक को दबा देता है, इसी को कहा जाता है मत्स्य न्याय। एंड ये एक सिविलाइज सोसाइटी कभी मत्स्य न्याय से नहीं चल सकता और ना ही ग्रो कर सकता है। सो यहाँ पर लिबर्टी यानी कि आज़ादी एक इंसान के लिए जरूरी है। आज़ादी नहीं होगा तो इंसान ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अगर जड़ फैलाने के जगह नहीं होंगे तो गमले में जो प्लांट है वो भी ग्रो नहीं कर पाएगा। चलते गमला जितना बड़ा होता है प्लांट भी उतना ही बड़ा हो पाता है, क्योंकि रूट्स को भी फैलाने का आज़ादी होना चाहिए। सो आज़ादी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी अपॉर्चुनिटीज खिलेंगी, तभी लोग ग्रो करेंगे, तभी डेवलप होगा सोसाइटी। लेकिन कब तक? ज़्यादा आज़ादी भी तो खराब है ना, कोई भी चीज़ एक लिमिट से ऊपर पॉइजन बन जाता है, तो आज़ादी भी एक लिमिट से ऊपर नहीं दिया जा सकता। एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में जब आज़ादी दिया जाता है, जहां पर आप किसी और की आज़ादी का हनन ना करो, लेकिन अपने ब्रैकेट्स में, अपने उन रेस्ट्रिक्शंस में रहकर आप आपको जो अधिकार है आप उसको आज़ादी से इंजॉय कर सको, तो उसे लिबर्टी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इक्वलिटी, यानी कि हर एक इंसान जो है वो एक समान है। अब ध्यान देना, ये इक्वलिटी नेचर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। जिसका ये मतलब है नेचर होता तो हमारा संविधान जो है वो उसमें एक इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक होता इक्वलिटी का, बट इक्वलिटी एक ऑब्जेक्टिव है, विच मीन्स कि हमें इक्वलिटी अचीव करने का कोशिश करना है। अब ध्यान देना,
तीन लोग हैं, ठीक है, ठीक है, तीन लोग हैं, ये तीनों के प्लेट्स हैं। अब क्या है ना कि मुझे इन तीनों को जो है लड्डू बांटना है, मेरे पास 3 लड्डू है। अब एक इंसान के पास 2 लड्डू है, एक के पास 1 है और एक के पास कोई भी लड्डू नहीं है। अब अगर हम इक्वलिटी के रास्ते में चले और तीनों को एक एक लड्डू दे दें, तो फिर इसके पास 3 लड्डू होंगे, इसके पास 2 और इसके पास 1। क्या इक्वलिटी अचीव हुआ? क्या हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ इक्वलिटी अचीव होने का? नहीं हुआ, क्योंकि सबके पास अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन अगर हम ये ना करें और इसे एक भी लड्डू ना दें, इसे 1 लड्डू दें और इसे 2 लड्डू दें, तो इससे हमारे तीनों लड्डू जो है हमने डिवाइड कर दिया। और अब क्या सोसाइटी में इक्वलिटी अचीव हुआ ना? हाँ, हो गया। सो इक्वलिटी अचीव करना है हमें, इक्वलिटी प्रदान नहीं करना है। इक्वलिटी तब अचीव होगा अगर जो पीछे है, ठीक है, उसको ज्यादा बेनिफिट्स दिया जाए, जो आगे है उसको कम। बेनिफिट सबको मिलेंगी, लेकिन फोकस इस बात पे किया जाता है कि ये बेनिफिट्स मिल कैसे रहे हैं। अगर सब, अब देखो, सब कोई एक ही लाइन से नहीं दौड़ रहा है, कोई रेस सेम है लेकिन कोई आगे से दौड़ रहा है, कोई पीछे से दौड़ रहा है। तो जब तक आप पीछे वालों को उतना मौका नहीं देते हो कि वो बराबर में आए, तब तक वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंजॉय नहीं करेंगे। क्योंकि अगर दोनों का ही दौड़ सेम टाइम पे शुरू हो, तो जो आगे है उसके पास एक एडवांटेज है। इक्वलिटी इज एलिमिनेटिंग द एडवांटेजेस। जब सारे एडवांटेजेस को आप एलिमिनेट कर दोगे, तभी आप कह सकते हो कि यहाँ पर इक्वलिटी है, ठीक है। सो यहाँ इक्वलिटी अचीव करने का कोशिश किया जा रहा है, विच मीन्स, और ये संविधान कोशिश करता है इक्वलिटी अचीव करने का, विच मीन्स कि आगे हो या पीछे सभी इंसानों को एक समान जो है एक लेवल पे हमें लाने का कोशिश करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इक्वलिटी मीन्स। कई बार लोगों को जो है ना इक्वलिटी को लेकर डाउट्स हो जाते हैं कि इक्वलिटी जो है क्या सही में जो जैसे चीज़ें देश में चल रही हैं, क्या वो इक्वलिटी को लेकर स्टैंड करता है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को लेकर डाउट हो जाता है। तो ये डाउट उम्मीद है आपका इससे जो है ना पूरा हो गया होगा कि इक्वलिटी अचीव करना है, प्रदान नहीं करना है। ये एक ऑब्जेक्टिव है, एन ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, ठीक है। अब आता है फ्रेटर्निटी। बहुत सिंपल, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। फ्रेटर्निटी मतलब होता है जहां लोग एक काफ़ी इंटीग्रेटेड तरीके से एक साथ जो है मिलजुल कर रह सके, जहां हर किसी के नज़र में एक दूसरे के लिए इज्जत हो, ठीक है, सद्भावना हो, संवेदना हो, उसी को हम एक फ्रेटर्निटी कहते हैं। जहां लोग, देखिए, इक्वलिटी पॉलिटिकल टर्म है, जो पॉलिटिकल टर्म पे बात करता है कि कानून के नज़र में हर एक इंसान एक समान हो। लेकिन फ्रेटर्निटी जो है वो एक सोसाइटल टर्म है, जहां सोसाइटी में लोगों के नज़र में हर दूसरा इंसान उनके जैसा एक समान है कि नहीं है, या कोई सुपीरियर है कोई इन्फीरियर है, ये चीज़ नज़र में नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में जब लोग एक दूसरे को, हर किसी को इक्वल मानते हैं, खुद का, लोगों का भी उतना ही लोगों को ही उसी डिग्निटी के साथ ट्रीट करते हैं जो डिग्निटी वो खुद के लिए खुद डिजर्व करते हैं, ऐसा वो सोचते हैं, तब भाईचारा पनपता है, एंड उसी को फ्रेटर्निटी कहा जाता है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिन पे हमारा संविधान बना है, ठीक है। तो इस सेशन को, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। कई सारी चीज़ें रह गई हैं जिनको हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। इसी प्रियम्बल का ही सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसके बाद हम टेरिटरी एंड सिटीजनशिप पे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं, इससे क्या होता है ना कि पढ़ाने वाले का भी एनर्जी डिप्लीट होने लगता है, पढ़ने वाले का भी एनर्जी डिप्लीट होता है, वो भी बोर होने लगता है। सो थोड़ा ब्रेक लेके हमारा सेकंड वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सेकंड वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, और उसके थ्रू हम इसी प्रियम्बल के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी कुछ हमने जान लिया है, बचे कुछ चीज़ें उस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चीज़ें आपने सीखी होंगी, ठीक, और फायदा भी हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप आगे के आने वाले सेशंस भी हमारा देखें, हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, और साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब एक साथ मिलकर ग्रो कर सकें। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, दिस इज फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे आने वाले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।